और 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए पार्टी पूरी तैयार रहे। और इसलिए आज आप देखते हैं कि हमारी एक जनसभा भी है सिक्कर में, और वहाँ पर जनता से हमारे पार्टी के पूरे जिम्मेदारों से, मेंबर से मुलाकात भी होगी। और फिर कल भी मेरा प्रोग्राम है। ऐसे ही हमने प्रोग्राम बनाया कि मैं राजस्थान और आते रहूँगा और मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा और अपनी पार्टी की कैसी कारकर्दगी है, कैसा काम हो रहा है और कैसे उसको मजबूत किया जाए, इस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया है। तो आज उसकी पहला सिलसिला शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले विधानसभा में हमारी पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस हो, हमारे विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में जाए। तो ये मुख्तसर मुझे कहना था। आपको कुछ अगर पूछना है तो बारी बारी से आराम से पूछे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 22 चैनल है माशाल्लाह से। शुक्रिया आपका। तो एक एक आदमी एक सवाल कर ले, मैं सबका जवाब दूंगा आराम से। जितनी भी जगह पर आपकी आज ये सभा और जनसंपर्क है, ये सीधे तौर पर माइनॉरिटी का जो बाहुल्य इलाका है वहाँ, लेकिन राजस्थान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो तकरीबन 15 जिलों में 36 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम वोटर डोमिनेटिंग कही जा सकती है। तो ऐसे में क्या आपका फोकस, चूंकि पहले चरण में आप 13 जिन जगहों पर जा रहे हैं वो मुस्लिम वोट बैंक ही रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरे राजस्थान का मेरा प्रोग्राम बन चुका है। आज एक उसका पहला सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम राजस्थान के पूरे राजस्थान में जाएंगे। हर मुकामात पर जहां तक पॉसिबल है उन जगह पर जाकर मुलाकात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। सर, जिस तरीके से मदरसों पर आपने सवाल उठाया, सर्वे पर आपने सवाल उठाया, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहा है, इसके साथ साथ उत्तराखंड के सीएम ने भी ये कहा है कि मदरसे जो है उनका सर्वे होगा। देखिए, एक बात में आप तमाम को और देश को समझने की जरूरत है कि सर्वे सिर्फ अनएडेड मदरसों का क्यों हो रहा है, सर्वे आरएसएस के चलाए जाने वाले स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, जो उनके स्कूल्स हैं जिसको शिशु विहार या जो भी कहा जाता है उसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे मिशनरी के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे प्राइवेट स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे गवर्नमेंट के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कितनी बिजली है, कितने पीने का पानी है, कितने टॉयलेट्स हैं। तो सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे करना मेरी नज़र में ये टारगेटेड सर्वे है और इसके ज़रिए से बाद में फ्यूचर में इनको तंग किया जाएगा, तकालीफ दी जाएंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि छोटा एनआरसी है, तो आपको अगर सर्वे कराना है, अगर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सबका सर्वे कराइए ना। आप क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आप सिर्फ एक अनएडेड मदरसों का जो मुसलमानों के ज़कात से, उनके सदक़े से या उनके पैसों से चलते हैं, आप उनमें जाकर सर्वे करने का एक ही मकसद है कि इसको टारगेटेड सर्वे है और उनको तंग किया जाए बाद में। और आर्टिकल 30 के तहत सरकार को समझना चाहिए कि आर्टिकल 30 के तहत मदरसों को बनाया गया, संविधान के जो बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो इससे जुड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सर्वे को लेकर खालिद रशीदी का आप अगर वही रिपीट करेंगे तो नुकसान आपका होगा, मैं वही जवाब दूंगा। उनका ये कहना है कि जो भी मदरसे में सर्वे करने आए उसको जूते मारे। तो आप इससे क्या, किसने कहा? ये खालिद रशीदी है उत्तर प्रदेश में। हाँ, उनका तो उनसे आप मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनसे पूछ लीजिए। वैसे साहब, अभी हाल ही में राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीर कायम खानी, उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीर कायम खानी, जिन्होंने बीडी खल्ला के सामने इस बात को उठाया था कि जो राजस्थान में उर्दू के हालात हैं, उर्दू की किताबें नहीं पहुंच रही है, मदरसों में पढ़ने के लिए बच्चों के पास किताबें नहीं है, उनको निलंबन कर दिया गया। पार्टी ने काफी आवाज भी उठाई थी। आप किस तरीके से देखते हैं? तो उनको छोड़कर एमआईएम ज्वाइन करना चाहिए, उनको तो छोड़कर एमआईएम ज्वाइन करना चाहिए। तो जब उनकी पार्टी में उनकी इज्जत नहीं है, आप आइए, वेलकम करेंगे। वैसे साहब, अक्सर आपको लेकर ये कहा जाता है मोदी जी की, अभी दूसरों को आप फिर ये बिल्कुल 1-to-1 नहीं होने वाला है, इसलिए कोई पूछ नहीं रहा था इसलिए। वैसे साहब, जयपुर से कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी इसमें? नहीं, पूरे राजस्थान से लड़ेंगे, जयपुर से भी लड़ेंगे, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इस ताल्लुक से बताना, मगर लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह। राजस्थान के लिए आपका एजेंडा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आपकी पार्टी लोग बता रहे हैं, जब से आप आ रहे हैं, इंटेलिजेंस वाले लोग बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि
वही एजेंडा है। देखिए, इंटेलिजेंस वाले हमसे ही परेशान क्यों हैं, दूसरों से परेशान क्यों नहीं है? ये तो गलत बात है। हाँ, वो अपना काम जरूर करें, बल्कि अगर वो चाहते हैं कि हम क्या प्रोग्राम है, हम तो मीडिया को बोल रहे हैं, उनको भी मिल जाता है, इतना उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम करें, अपना काम करेंगे। एजेंडा हमारा यही है कि राजस्थान में डेवलपमेंट हो, राजस्थान में जो बेरोजगारी है, महंगाई जिसकी जिम्मेदार यहाँ की प्रदेश की सरकार कांग्रेस की भी है और दिल्ली की सरकार मोदी भी जिम्मेदार है, और साथ ही साथ एक माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यक समाज की, दलितों की, आदिवासियों के पॉलिटिकल लीडरशिप बने, तो ये हमारी कोशिश होगी। अगर आपके कुछ भी कोई मेंबर्स जीतते हैं तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? तो आप ये बात मान रहे हैं कि कोalition सरकार बन रही है? नहीं, तो जब उस वक्त आएगा उस वक्त तय करके आपको बताएंगे। अभी तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए, अहम जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हो और ये तैयारी चलती रहे। सर, 17 तारीख को हैदराबाद में काफ़ी घटना घटी है। आपने अमित शाह जी को एक लेटर भी लिखा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा, लेकिन वो तो मुक्ति दिवस मनाएगा। ठीक है, हम तो उनको लिखे हैं क्योंकि भारत सरकार पहली मर्तबा मोदी की हुकूमत 17 सितंबर के दिन उसको सेलिब्रेट कर रही है, तो हमने कहा कि आप उसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएं। इंटीग्रेशन एक प्रॉपर वर्ड होगा, अब वो उसको मानते हैं या नहीं माने हैं वो उनके ऊपर मुनस्सिर है, मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब हैदराबाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त आरएसएस कहीं पर नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी आरएसएस, कहीं पर नहीं थी आरएसएस ना। अब जैसा आज हैदराबाद का जो इलाका है वो कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बाद में उसको लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट्स बनाए गए, जब तो है ही नहीं लोग। तो हर चीज़ को इनको अप्रोप्रिएट करना है क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं, तो इसलिए बेचारे कोशिश करते रहते हैं। वो लोग हाइक करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऐलान किया था उस वक्त मैंने कहा था कि पंडित सुंदरलाल की एक रिपोर्ट है, जब हैदराबाद में इंडियन आर्मी आई थी, उसको पुलिस एक्शन कहना भी गलत है, जब इंडियन आर्मी आई थी तो बाहर का कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर और कैबिनेट की तरफ से पंडित सुंदरलाल को यह कहा गया कि आप हैदराबाद और उन इलाकों में जाइए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 16 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने विजिट किया और उनके विजिट के दौरान जनरल जे.एन. चौधरी साहब भी साथ थे जो आर्मी के हेड थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त हैदराबाद में 20 से 40 हज़ार लोगों का कत्ल हुआ, उनको मारा गया। और उन्होंने कई जगह जाकर एविडेंस भी ली, कई जगह जाकर पंडित सुंदरलाल ने लोगों को अमन से रहने की, भाईचारगी पैदा करने की बात की और उन डिस्ट्रिक्ट का भी जिक्र किया। और वो रिपोर्ट आज भी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में मौजूद है। उस रिपोर्ट का जिक्र जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राज्यसभा में उसका जिक्र किया गया था और इंदिरा गांधी ने आकर कहा था ये रिपोर्ट के ताल्लुक से ज़्यादा बात नहीं करना बेहतर होगा। तो सच्चाई ये है, और वो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है। और पंडित सुंदरलाल उस वक्त के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े क्रेडिबल नेता थे, बड़ी उनकी माने इज्जत की निगाहों से उनको देखा जाता। पंडित सुंदरलाल, काजी अब्दुल गफ्फार, ये सब लोग जाकर विजिट करके रिपोर्ट दी गई थी भारत सरकार को। आपकी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी की ऐसा लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इतना कंपटीशन तो देखिए, अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आप लोग माइक लगाने में ही कंपटीशन कर रहे थे। कंपटीशन जिंदगी की हकीकत है, तो कंपटीशन होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। और कंपटीशन होगा, बिल्कुल होगा, हम तैयार हैं इस कंपटीशन के लिए। उसी कंपटीशन में जीतने के लिए हम आए हैं और आते रहें। अरे खाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, खाली नहीं है क्या? प्रदेश कार्यकारिणी का एक डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी
ना ना हो चुका है, हो रहा है और आइंदा भी होगा, आप बिल्कुल मुतमईन पश्चिम बंगाल में आप लड़ लिए, उत्तर प्रदेश में लड़ लिए, लेकिन AIMIM को वो सफलता नहीं मिल पाई, जबकि मुस्लिम वोट बैंक राजस्थान की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में राजस्थान में आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी की यहाँ देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बोलता रहा कि बीजेपी को समाजवादी नहीं हरा पाएगी। आप मेरे 190 के करीब मेरे भाषण है, जिसमें से 80-90% मैंने इस बात को जोड़ा, उसमें सच साबित हुआ। समाजवादी को जितना मुस्लिम वोट मिला शायद ही उनकी हिस्ट्री में इतना मिला। और अखिलेश यादव, मैंने कहा था कि इनकॉम्पिटेंट लीडर है, वो नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, सच साबित हुआ। तो अब लोगों में उत्तर प्रदेश में ये अवेयरनेस पैदा हो चुका है कि भाई हमने इन वोट देकर अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर मदरसों को और मस्जिदों को इलाहाबाद में बुलडोजर लगाया गया, कभी रिएक्ट नहीं किया। तो लोग देख रहे हैं। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, जैसे 6 सीट लड़े और वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। बंगाल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बिहार में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बिहार में सिवान में एक 8 साल के बच्चे को नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है, एक भाई बीच में मत बोलिए, 8 साल का एक लड़के को आपने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 5 दिन से उसकी माँ बेचैन ने अपने बेटे के लिए जुदा कर दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है? भाई मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना, नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है जो बुरी तरह से वो एक्सपोज है। बिहार में आप अच्छा प्रदर्शन रहा है कि बिहार में इन दिनों में जंगलराज के हालात बन गए। एक आदमी निकलता है, जलाकर गोलियां बरसाता है, उसमें 15-20 नहीं, बिल्कुल वो उसकी हम कंडेम करते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि 8 साल के बच्चे को पकड़ लिए, बताइए आप। 8 साल के उसके और पुलिस के बड़े ऑफिसर झूठ बोलते हैं। उसकी माँ बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया को दे चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट आ चुके हैं। घरों पर हमले होते हैं। एक 85 साल के एक बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया गया। और आप सही कह रहे हैं, वो जो बेगूसराय की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फायरिंग हुई। सही है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। सवाल मेरा है कि जो राजस्थान में आप किस बेस पे लड़ेंगे? किस? ये जो है यहाँ पे जो बिजली का समस्या, पेट्रोल की समस्या बहुत चलती है। हाँ, वो जो बोला हो ना, ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहाँ की? पहला तो हमारा यहाँ पर आना, पार्टी की कैसा काम चल रहा है उसका जायजा लेना, उनसे फीडबैक लेना, फिर हम भी आते जाएंगे। और हाँ, बिल्कुल कंटिन्यूस होगा और इंशाल्लाह और भी सभाएं होंगी और बहुत से बड़े लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, जो राजस्थान में उनका एक मुकाम है, इज्जत है। सर, बिहार में नीतीश कुमार उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं बिहार के सीएम को नीतीश कुमार से। क्या आपके पास उनकी तरफ से कोई बुलावा आया या आप उनसे मिलने जाएंगे? और सेकंड सर, एक मिनट, पहला सवाल सुन लीजिए, सेकंड फिर पूछिए। भाई आप तो हमको गाली देते हैं, आप हमको गाली देते हैं। भाई कोई चीज बाकी रखी आपने हमको, भाई आपने तो क्या क्या बोलना था बोल दिया हमको। अच्छा ये बोलिए कि अगर हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाते तो आप लोग क्या कहते हमको? एक बार नहीं, 2 बार बने, फिर छोड़ा आपने, फिर बन गए। यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म का सेकुलरिज्म एक गाली हो चुकी है। माने आप भाजपा को साथ सत्ता में रहेंगे, गोदरा के होकर साथ में थे, मुख्यमंत्री बने, फिर छोड़े, फिर उनसे शादी कर लिए, फिर तलाक दिया, फिर किसी और से आपने पॉलिटिकल शादी कर ली। ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर है। और हम एक कमजोर समुदाय की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लड़ रहे हैं, तो हमको गाली दी जाती है। तो ये भी तो देश देख रहा है ना इन लोगों को।
लेकिन सर अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में भले बीजेपी के अगेंस्ट में सरकार बनी, लेकिन वहाँ पे भी कई लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन करना भी चालू करा हुआ है। गोवा में भी कांग्रेस के कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर दी, इसको किस प्रकार से? देखिए, ये हमारा मानना ये है कि आप जनता को धोखा मत दीजिए। जब आप किसी के मुखालिफत में या किसी की तायद में वोट लेते हैं तो आप ठहरिए रहिए। अगर किसी का मकसद सिर्फ सत्ता है तो जनता को समझना चाहिए कि इन लोगों का साथ मत दीजिए। अगर आपका चुनाव लड़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं सीमांचल से इंसाफ करूंगा, मैं बिहार के मुसलमानों से इंसाफ करूंगा, दलितों से इंसाफ करूंगा, उन पे तकलीफ जब उठेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अगर आप उस सबको भूल जाएंगे तो फिर आपका चुनाव लड़ना तो सिर्फ अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए, और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास दौलत है या मेरे कोई दौलत देगा तो मैं चेहरा बदल लूंगा और किसी का और पार्टी का कपड़ा डाल लूंगा। तो जनता देख रही है। आज आपको फायदा हो रहा, मगर इस बात को मुझे यकीन है कि वो जनता उनको माफ नहीं करेगी। प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं विधायक अमीन खान जी विधायक हैं, यहाँ पर उनका कल जन्मदिन है, और आज बच्चा बस्ती में जहाँ पर आप संपर्क करने जा रहे हैं मेरी जोशी विधायक है और मंत्री में सरकार में उनका जन्मदिन है। क्या कुछ संदेश चुनावी मुहिम के साथ आप इन दोनों विधायकों को देना चाहिए? देखिए, मैं अपनी जिंदगी में कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाया हूँ, और मेरा मानना है कि पॉलिटिशियन को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, जिससे बनाइए। इसलिए कि देखिए, जनता जो है ना, आपके लिए धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, महिलाएं अपने छोटे मासूम बच्चों को गोद में लाकर 1-1 घंटा 1.5 घंटा ठहरकर आप वोट देती है। ये क्या बर्थडे है तुम्हारा? आप अपने घर में मनाइए ना, खामोशी से मनाइए। इसको इवेंट क्यों मनाते आप लोग? इवेंट क्यों मनाना चाहिए भाई? अगर शुक्रिया अदा करना है तो आपकी माँ का शुक्रिया अदा करिए, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया। मगर ये जो हर चीज में हम लोग अपने सेल्फ के लिए, बस कुछ भी हो जाओ, हम जिंदा रहेंगे तो भी हमारा होगा, मरने के बाद भी हमारा पुतला लगेगा, कब तक चलेगा देश में? वो जो आज भारत में 20 करोड़ लोग बगैर खाना खाए रात में सोते हैं, रोज 450 बच्चे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से पैदा होने के बाद या थोड़ी देर मर जाते हैं, बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, और मैं केक काटूंगा? देखिए, क्या है ये तो ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे पार्टी में भी लोग मनाते, और मेरी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। सर, मोदी जी चीतों के साथ मना रहे हैं तो उसके आपको? मोदी जी चीतों के साथ? चीते कैसे ला रहे हैं 8 सीट? देखिए, वो सही आपने कहा है। मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को पीछे छोड़ देते बाद में। मोदी जी से पूछेंगे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा तो मोदी जी कितने ज्यादा तेज चले जाएंगे, चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा, चीते को भी डिफीट कर देना, तेज चले जाएंगे। तो उनकी तेजी इन मामले बड़ी है। हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए, बताइए देश को कि चीन से आपने कहा कि चीन पीछे हट रहा है। भाई, कहाँ हट रहा है चीन? डेप्सांग डेमचाक में तो चीन बैठा हुआ है। हाँ, 50,000 हमारी फौज, उनकी फौज खड़ी हुई है, तो इस पे बात ही नहीं करते। तो बहुत अच्छा है वो, मैंने चीता भी देख कर मैंने ये लेटर वेन में कह रहा हूँ, वरना फिर यूएपीए न लग जाए मुझके ऊपर। क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमर होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम ये देख रहे हैं कि चीता भी मोदी जी की रफ्तार नहीं ला सकेगा, माने उनके बोलने में और उनकी खामोशी में बहुत तेज है। अच्छा है चीता लाए हैं। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का भूपेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करते कि चीता भारत में वो जो लाए वो जिंदा रहे। उनके वाइल्ड उसको बहुत मैंने जमीन की जरूरत पड़ती है, अच्छा है। मगर ये लाइटर वेन में आपसे कहा, उसको आप हेडलाइन मत करें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब होंगे, खासतौर पर मोदी जी के सामने? हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब होते नहीं होते हमको उससे मतलब नहीं है। आप उस 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से मिलाइए, सोचिए, वो भी बाप है कि एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? भाई, आप सत्ता में एक 8 साल एक माँ की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रहे आप? अभी आप जो करते करिए ना,
मगर एक 8 साल के बच्चे को तो अपनी मां से जुदा मत करिए खुदा के लिए। ये कौन सा जुल्म है आपका ये? भाई हर आदमी तो साहिब औलाद है, आपकी औलाद सबकी औलाद है। क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? ये हम कहना चाह रहे हैं उनसे। वो कामयाब होते नहीं होते वो बाद में देखा जाएगा, मगर वो तो इस नाकाम साबित हुए क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया, उसमें तो नाकाम साबित हुए। सर राजस्थान में किस तरीके से आपकी पार्टी काम